मैं आप सभी का अपना प्यारा दोस्त रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी बॉन्ड पे। और उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है जी, फ्री पीडीएफ के माध्यम से, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं इस चैप्टर को समझाने वाला हूं। देखिए, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम दो जगह के जो मूलवासी है, मूल निवासी है, एक तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की बात करेंगे। उनके संदर्भ में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं कि उनका जनजीवन कैसा था, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, है ना। वहां के जो मूलवासी थे उनका आगमन कब हुआ था, थोड़ा सा मतलब हम हिस्ट्रिकल जो चीजें हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनके जीवन में बदलाव क्या आया, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए वहां के सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन एक ही शर्त पे कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा, एकदम मजेदार तरीके से आप समझ पाएंगे। इस चैप्टर के ऊपर एनिमेटेड वीडियो भी भाई चैनल पे अपलोड है, तो आप एनिमेटेड वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। एनिमेशन के माध्यम से भी मैंने इस चैप्टर को समझाया हुआ है। ठीक है, देखो, तो जब हम मूल वासियों की बात करने वाले, मूल निवासियों का विस्थापन, है ना, सबसे पहले तो हमें भाई मूल निवासियों की परिभाषा पता होना चाहिए कि आखिर मूल निवासी होते कौन है। देखो, विस्थापन का मतलब सबको पता होगा। विस्थापन का मतलब सबको पता है कि विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, है ना। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से मूल निवासियों के विस्थापन की कहानी बताएगा कि किस तरीके से जैसे आपको पता है कि अगर हम यूरोप की बात करें तो जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो किस तरीके से उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया में गई, वहां के मूल निवासियों को वहां से मार के भगा दिया, उनका विस्थापन कर दिया कहीं ना कहीं। तो इसी के स्टोरी के बारे में पूरा चैप्टर हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें मूल निवासियों की परिभाषा को समझना है, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से जो यूरोप के देश थे उन्होंने इन देशों पे कब्जा किया था। थोड़ा सा स्टोरी भी मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद फिर हमारे जो चैप्टर के मेन टॉपिक है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप समझो मूलवासी होते कौन है। मूल निवासियों की हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? देखो, यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप इसको परिभाषा को आप दे सकते हैं कि मूल निवासी हम उन्हें कहेंगे जो किसी स्थान में बहुत ही लंबे समय से रहते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम मूलवासी अपने देश में किसको कहते हैं? आदिवासी। आदिवासियों को हम मूलवासी कहते हैं, या हम भी वैसे, हम इंडियंस लोग भी यहाँ के मूलवासी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, तो हम तो भाई यहाँ के मूलवासी हैं। लेकिन वास्तव में मूलवासी के लिए हम अपने देश में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मूलवासी कहीं ना कहीं उन लोगों को हम कहते हैं जो किसी स्थान में बहुत ही लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उनकी पूरी पूर्वज उसी स्थान पर रह रही है, उन्हीं जंगलों में रह रही है, उन्हीं एरियाओं में रह रही है, तो वहां के मूलवासी है। देखो क्या लिखा है परिभाषा, एक बार मैं यहाँ पे जो परिभाषा लिखी है उसको पढ़ देता हूं। किसी भी देश, इधर आजा भाई, हाँ, किसी भी देश क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जो बहुत पहले से किसी स्थान पे रहते आ रहे हैं, है ना, उनकी पूरी जो पूर्वज है, पूरी उनकी जो पूर्वज है वो उसी स्थान पे रहते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? मूल निवासी बोलेंगे, है ना। और इन्हें हम स्वदेशी या फिर देशज जैसे शब्दों से भी पुकारते हैं। स्वदेशी बोल दो या फिर देशज बोल दो, इस शब्द से भी हम मूल निवासियों की परिभाषा को इंडिकेट करते हैं, मूल निवासियों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी मूल निवासियों की परिभाषा हो गई। अब देखो, साम्राज्यवाद, उसकी विशेषता क्या होती है? क्योंकि मूल निवासियों का विस्थापन हुआ, मूल निवासियों के विस्थापन में, है ना, मूल निवासियों के विस्थापन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा भाई? जो यूरोपीय शक्तियां थी, यूरोप के बहुत सारे देश थे, उन्होंने क्या किया? उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे एरिया या फिर एशिया के बहुत सारे जगह पर जाकर उन्होंने कब्जा किया और वहां के मूल निवासियों को वहां से भगा दिया। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो, जो कि अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने हैं अभी, है ना। उससे पहले जो बाइडेन थे, उनको देख लो आप, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम को देखो, वहां पे सारे गोरे ही दिखेंगे आपको, ब्लैक बहुत ही कम दिखेंगे, है ना। यहाँ पे ज्यादातर गोरे लोग दिखेंगे। लेकिन मैं एक सच्चाई, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि ये वास्तव में वहां के मूलवासी नहीं है। वो अमेरिका के मूलवासी, जो डोनाल्ड ट्रंप होगा, वो वहां का मूल निवासी नहीं है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में जितने भी आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देख लो, जितने भी आपको जैसे स्मिथ है हमारे, या फिर डेविड वार्नर की बात कर लो, मैक्सवेल की बात कर लो, ठीक है, ये सब वहां के मूलवासी नहीं है भाई। वहां के वास्तव में अगर उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की बात करोगे तो ब्लैक है, व्हाइट नहीं है, ब्लैक है सारे। ठीक है, अगर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के मूलवासियों की बात करोगे तो वो भी व्हाइट नहीं है। ठीक है,
ये सब बाद में जब यूरोपीय शक्तियों का वहां पे आगमन हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन जगह के मूल वासियों को, जो वहां के मूल बासिंदे थे, उनको मार के भगा दिया, उनके एरिया पे कब्जा कर लिया और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई और सारे गोरे पूरे एरिया पे कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है जी। तो साम्राज्यवाद और उसकी क्या विशेषता है इसको समझिए। तो मूल निवासियों का विस्थापन हुआ कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की वजह से। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा, मूल निवासियों के विस्थापन में सबसे ज्यादा योगदान रहा साम्राज्यवाद का। और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले देश थे यूरोपियन देश। अभी कौन कौन से देश थे उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एकदम से सारी चीजें बताने लग जाऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले समझो कि साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है भैया। साम्राज्यवाद की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, देखो क्या लिखा है। साम्राज्यवाद में क्या होता है, साम्राज्य, साम्राज्य और वाद, वाद मतलब अगर किसी भी वर्ड में अगर वाद लग जाता है तो वो विचारधारा बन जाती है। तो साम्राज्य का मतलब, साम्राज्य एक तरीके से अपने एरिया का, अपने सीमा का विस्तार करना। साम्राज्यवाद के अंतर्गत क्या आता है, हम अपने सीमा का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया कोशिश करेगा कि अपने आसपास के सारे मुल्कों पे कब्जा कर ले और अपनी सीमा का विस्तार करे तो वो भी कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी हो जाएगा भाई, बलपूर्वक, है ना। इसमें क्या होता है कि कोई पावरफुल, जो शक्तिशाली देश है, जो शक्तिशाली देश है वो क्या करता है, अपने से कमजोर देश के सीमाओं पे कब्जा जमा लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, साम्राज्यवाद वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश अपनी सीमा से बाहर किसी देश के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है जी, ये साम्राज्यवाद की परिभाषा है। साम्राज्यवाद की सबसे प्रमुख विशेषता होती है औपनिवेशिक शोषण। देखो भाई, साम्राज्यवाद के तहत ही क्या हुआ, ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया और यहाँ के लोगों का शोषण किया। तो साम्राज्यवाद की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है औपनिवेशिक शोषण, क्योंकि औपनिवेशिक देशों का यहाँ पे क्या होता है, शोषण होता है। इसकी दूसरी विशेषता, साम्राज्यवादी देश द्वारा अपने उपनिवेशों पर कड़े से कड़ा नियंत्रण स्थापित करना है ना। इसकी एक और खासियत क्या होती है कि पूरी कड़ाई से क्या करते हैं, जो औपनिवेशिक मतलब अपने उपनिवेशों के ऊपर ये ताकतें क्या करते हैं, कब्जा मतलब जमाने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये साम्राज्यवाद की विशेषता हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा है, साम्राज्यवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां क्या रही। मतलब कि ब्रिटेन या यूरोप की बात कर लो, साम्राज्यवाद का जो विस्तार है कहीं ना कहीं यूरोप से देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने ही क्या किया, सबसे पहले दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो साम्राज्यवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहे, ये यूरोपीय देशों ने नए नए देशों को गुलाम बनाना क्यों शुरू किया, उनको उपनिवेश बनाना क्यों शुरू किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया था। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था औद्योगिक क्रांति। आपको पता है लगभग 18वीं सदी में, है ना, 18वीं सदी में क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। अब औद्योगिक क्रांति के लिए उनको क्या चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल चाहिए था उनको, है ना। अब कच्चा माल जो है ब्रिटेन में भाई उतनी खेती वगैरह होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, नए नए देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, है ना, उन पे अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, ताकि उन देशों से कच्चा माल मंगा सके और फिर ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे लगे हैं उसके थ्रू उसको तैयार माल में बदल के उन उपनिवेशिक देशों में ही जाके बेच सके, उनके मार्केट में जाके बेच सके। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ देखो आगे क्या लिखे, कच्चे माल की प्राप्ति तथा भारी मात्रा में तैयार माल की खपत के लिए पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। सेम बात मैंने ऊपर बताई दी है, उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी। देखो साम्राज्यवाद के विस्तार में एक और कारण जो रहा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में एक और कारण का योगदान रहता है, वो है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। अब खुद सोचो कि यातायात के साधन, अगर जो बड़े बड़े जहाज है, समुद्री जहाज है, वो ना बने होते तो क्या ये जो यूरोपीय देश है, 4-5 देश जिन्होंने पूरे दुनिया के अधिकांश हिस्से पे कब्जा कर लिया, क्या कर पाते हो, नहीं कर पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं यातायात के जो साधन विकसित हुए थे उसी की वजह से कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों में के अंदर एक बल मिला कि हम दूसरे देशों को अब कब्जा में ला सकते हैं, अपनी सेनाओं को इन जहाजों के माध्यम से दूसरी जगह भेज सकते हैं और वहां की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तीनों पॉइंट आगे समझ में, 3 पॉइंट थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साम्राज्यवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी रही थी, पहला औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और यातायात के साधनों का विकास हुआ, इसके वजह से भी हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया तो भाई एक बार कर दो, यस लिख दो, यस भैया सब समझ में आ गया हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे दे रखा है कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले देश कौन से हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया भाई, ये साम्राज्यवाद होगा, ठीक है, ये साम्राज्यवाद होगा, साम्राज्यवाद, इसको काट के सही कर लेना आप लोग। तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले देश कौन कौन से हैं, किन देशों ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, नए नए देशों को गुलाम बनाया, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे रेस में, साम्राज्यवाद के रेस में, नए नए देशों को कब्जे में लेने के रेस में सबसे आगे होता है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन सबसे आगे क्यों होता है, वैसे तो और भी बहुत सारे देश है, यहाँ पे फ्रांस है, हॉलैंड यानी कि डच लोग थे, उनका भी बोलबाला रहा, पुर्तगाली थे, स्पेन के लोग थे, इन्होंने भी दुनिया के बहुत सारे देशों पे कब्जा किया, लेकिन इस रेस में सबसे आगे रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे आगे इसलिए रहा क्योंकि इसकी जो नौसेना थी ना भाई, नौसेना बहुत ही पावरफुल थी, है ना। और उस समय जिस देश का नौसेना पावरफुल है, समझ लो कि वो पूरे दुनिया पे राज करेगा, और ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन की जो नौसेना थी बहुत ही पावरफुल थी, इसके पास एक पावरफुल आर्मी भी थी, है ना। इस वजह से इतने सारे देशों पे कब्जा स्थापित कर पाया ब्रिटेन। फ्रांस की बात कर लो तो फ्रांस ने भी काफी एरिया पे, इंडिया पे भी फ्रांस के कुछ एरिया में कब्जा रहा, है ना, मतलब इंडिया में भी फ्रांस ने कुछ एरिया पे कब्जा किया। हॉलैंड यानी कि डच की हम बात कर रहे हैं, पुर्तगाल और स्पेन, ये 5 ऐसे देश रहे जिन्होंने साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया, है ना। साम्राज्यवाद का ही एक रूप है औपनिवेशीकरण, ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर ही होता है। तो इसके इन देशों ने नए नए देशों को कब्जे में लिया, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता दूं, पुर्तगाल का ही एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, है ना, जिसने इंडिया की खोज की थी। वास्को डी गामा भाई साहब ने भारत की खोज की थी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी भाई, ठीक है, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। तो इन महाद्वीप, मतलब महाद्वीप, भारत की खोज का मतलब ये नहीं कि भारत कहीं खो गया था और उसको खोज के लाया, उनकी जो समुद्री मार्ग है, वहां तक पहुंचने की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी, क्योंकि समुद्री मार्ग के बिना उस समय व्यापार करना मुश्किल था, भारी भरकम चीजों को नहीं लाया जा सकता था, है ना। जो अगर सड़क मार्ग का इस्तेमाल, वैसे तो सड़क मार्ग से हो नहीं सकता था, उत्तरी अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ कर सकते थे, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है। मिलिट्री को लाना है तो बहुत सारे देशों की सीमाओं से गुजरना होगा, बीच में किसी ने मतलब हमला कर दिया, उनसे युद्ध लड़ो वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो नौसेना एक बढ़िया साधन था अपनी सेनाओं को सही जगह पे पहुंचाना, सही ठिकाने पे पहुंचाने के लिए उस समय के लिहाज से। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी, इस बात को भी याद रखो, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता भी होगा। चलो जी, एक और शब्द आता है सेंटलर या फिर आबादकार। आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार आएगा ये वर्ड, तो इसीलिए मैंने इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया है, सेंटलर या फिर आबादकार। देखो सिंपल सा इस शब्द का ये परिभाषा है, बाहरी लोग। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है जी, बाहरी लोगों के लिए होता है ना, बाहरी लोग, ठीक है। जैसे कि हम भारत में अगर कोई जो ब्रिटिश है वो अगर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज शब्द कॉमन है उनके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंट्रल शब्द की हम बात करें तो जो सेंटलर शब्द है यानी कि आबादकार जो शब्द है, से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से, है ना, बाहर से आकर जो लोग बसे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आबादकार या फिर सेंटलर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में डचों के लिए किया जाता है, आयरलैंड और न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए होता है, ब्रिटिश के लिए होता है। और अमेरिका में पूरे यूरोपीय लोगों को, जितने भी यूरोप में जितने भी देश है, सबके लिए सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल मतलब किया जाता था, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसकी परिभाषा। इसका सिंपल मतलब होता है बाहरी लोगों से, जो बाहरी लोग आए हैं उनके लिए, मतलब बाहरी लोग आगे बसे हैं उनके लिए सेंट्रल शब्द या फिर आबादकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है जी। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के पहले टॉपिक पे, उत्तरी अमेरिका का भूगोल, ठीक है। सबसे पहले आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे तो वहां पे आप सभी को देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका का भूगोल। भूगोल का मतलब क्या होता है भैया, भूगोल का मतलब भी बता दो। तो भूगोल मतलब जहां पे हम किसी भी स्थान के क्या करते हैं, वहां के जमीन, वायु, है ना, मतलब एयर, या फिर हम वहां के जंगलों की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, ये सब भूगोल का पार्ट हो गया, है ना। तो देखो आपका सबसे पहले अमेरिका का मैप देखो, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। उत्तरी अमेरिका के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ आपको कनाडा दिख रहा होगा, ये
पूरा कनाडा का मैप है, ठीक है। इधर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा होगा, है ना। ये मुख्य देश है यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ के अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, नाम आएंगे। वैसे पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो भाई मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एग्जाम में बहुत कम इसको बहुत ही कम पूछा गया, बहुत ही कम, है ना। देखो तो एक बार बस मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ चलूंगा, इस टॉपिक को ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ चलूंगा और आपको समझा दूंगा। देखो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक फैला हुआ है, साथ ही साथ प्रशांत सागर से अंटार्कटिक सागर तक फैला है, ठीक है जी। उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक ये पूरा फैला हुआ है ये महाद्वीप की हम बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर तक फैला हुआ पूरा एरिया, है ना। इस मैप को देखोगे आप तो नीचे आप लोगों को प्रशांत महासागर का एरिया देखने को मिलेगा, इधर की तरफ प्रशांत महासागर टच करता है, इधर आपका अटलांटिक महासागर इसको टच करता है ना। तो ये पूरा मतलब यहां तक फैला हुआ है ये आपका जो महाद्वीप है। इसके अलावा पथरीले पहाड़ों की श्रृंखलाओं के पश्चिम में ओरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है ना, मतलब मरुस्थल एरिया है। ओरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पश्चिमी भाग में, है ना, पश्चिम में। इसके अलावा थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा के पर्वत है, सिएरा नेवाडा का जो पर्वतमाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसके पूर्व में हम बात करेंगे तो पूर्व में आपको विस्तृत मैदानी इलाके देखने को मिलेंगे और इसमें आपको झीले, ठीक है, मिसिसिपी और वही क्या लिखा है ओहियो और अप्पालिचिया पर्वतों की घाटियां देखने को मिलेगी। भाई नाम बड़े खतरनाक है यार, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इसके पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, विस्तृत, मतलब ग्रेट मतलब विस्तृत यहाँ पे, ठीक है। तो विस्तृत आपको मैदानी इलाके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे झील आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और ये कुछ पर्वतमाला के नाम दे रखे हैं, तो ये पर्वतमाला की घाटियां भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। आगे आओ। इसके दक्षिण दिशा में क्या है भाई, इसके दक्षिण दिशा में आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। मैक्सिको एक देश है, उत्तरी अमेरिका के सबसे दक्षिण में आ जाता है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है ना। कनाडा जो एक देश है आपका उत्तरी अमेरिका में आता है और इसका लगभग हम देखते हैं कि 40% जो एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है। इसके कई क्षेत्र में आपको तेल, गैस और खनिज संसाधन देखने को मिल जाएगा, मतलब खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग धंधे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब खनिज संसाधनों की कोई कमी इस महाद्वीप में नहीं है। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग जो है वहां पर एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वहां के लोग करते हैं, मतलब कि उद्योग धंधे तो है ही है, साथ ही साथ खेती वगैरह भी वहां पे हो जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का भूगोल था। मैंने पहले ही बोल दिया भाई एमसीक्यू वगैरह में एक आध क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो भाई अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और बाकी टेलीग्राम भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वहां पे आपको फ्री में चीजें मिल जाएंगी, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, तो जरूर कर लेना। चलो देखो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। अब उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की बात करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे आए, उनका इतिहास क्या रहा है, उनका जनजीवन कैसा था, उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। तो चलो जी शुरू करते हैं। एक बार भाई फायर वाली इमोजी के साथ लिख देना हाँ भैया सब समझ में आ रहा है, जो आप समझा रहे हो एकदम मजे से, सब कुछ रापचिक तरीके से समझ में आ रहा है। सारे बच्चे बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। चलो देखो क्या है, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले वासिंदे, देखो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले वासिंदे लगभग आज से 30,000 साल पहले बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। देखो ये सारे जो यहाँ के मूलवासी है कहीं ना कहीं एशियन है, एशिया से आए थे। कौन से रास्ते से आए थे, बेरिंग स्टेट के आर पार फैले जो भूमि सेतु थी उसको पार करते हुए उस रास्ते से एशिया से आए थे। और लगभग 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे स्टेट्स के और दक्षिणी की तरफ चले गए थे, है ना। मतलब कि और ज्यादा अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी एरिया है, आई थिंक उसी को एक कह रहे हैं, तो वहां के और ज्यादा दक्षिण की तरफ इनका जो फैलाव था वो होने लगा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लगभग
इन मूल निवासियों का संबंध कहां से? एशिया से ही है। एशिया से वहां पे वो विस्थापित हुए थे, उस तरफ शिफ्ट हो गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है जी, आगे देखो। देखो अमेरिका में मिलने वाले सबसे पुरानी जो मानव कृति है वो एक तीर की नोक है ना। एक तीर की नोक जो है वो सबसे पुरानी मानव कृति है जो मानव द्वारा बनाई गई होगी, और ये 11,000 साल पुरानी है। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे अमेरिका से मिलने वाली जो सबसे पुरानी मानव कृति है वो क्या है और कब की है? तो तीर की नोक है, और लगभग 11,000 साल पुरानी है ये तीर की नोक, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकरीबन लगभग 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़ने लगी थी। इस एरिया में क्या हुआ? जब आज से 5,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ, है ना, मतलब स्थिरता आई, तो उसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के मूलवासी थे, उनका आगमन कहां से हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे बता दिया, है ना। अब आओ मूल निवासियों का जनजीवन की हम बात करते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का जनजीवन कैसा था, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, खाने पीने में किन चीजों का इस्तेमाल यहाँ के मूलवासी किया करते थे, उसके बारे में टॉपिक रहेगा आपका। चलो जी देखो, तो यहाँ के अगर उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये नदी घाटियों के साथ साथ बसे गांव में रहते थे, है ना। नदी घाटियों के आसपास, जाहिर सी बात है कि ज्यादातर पुराने समय में जो सभ्यता या शहर आज भी देखोगे तो ज्यादातर शहर आपको नदी किनारे देखने को मिलेगा। अब नदी किनारे कोई भी सभ्यता या शहर इसलिए विकसित होता था क्योंकि नदी के आसपास पानी, पीने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ वहां पे आपको पानी से बहुत सारे जैसे मछलियां मिल सकती है ना, या उसमें से और भी चीजें मिल सकती है जिससे कि आप अपना पेट भर सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए ज्यादातर जो सभ्यता या फिर लोग जो बसते थे पुराने समय में वो नदियों के आसपास ही बसा करते थे। तो नदी घाटी के आसपास गांव बना के रहते थे, और गांव में समूह बना के रहते थे भाई। गांव में रहते थे लेकिन समूह बना के रहा करते थे। मछली और मांस खाते थे, मछली और मांस खाते थे, और सब्जी तथा मकई उगाते थे। ठीक है, बहुत सारी सब्जी और मकई उगाया करते थे, इसकी खेती करते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाते थे भाई। मांस की तलाश में लंबी लंबी यात्राओं पे जाया करते थे। देखो इनको जंगली भैंसों की तलाश रहती थी। अक्सर ये किसकी तलाश में घूमते थे भाई? बाइसन की तलाश में। बाइसन यानी कि जंगली भैंस की तलाश में घूमते थे और इसी जंगली भैंस का शिकार करते थे। लेकिन वे उतना ही जानवर मारते थे जितना कि उनको जरूरत है। देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है लिखा है ना कि लेकिन वे उतने ही जानवरों को मारते थे जितने कि उनको भोजन के लिए जरूरत होती थी, जरूरत से ज्यादा नहीं मारते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की और क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। ज्यादा बड़े पैमाने पे उन्होंने खेती करने की कोशिश नहीं की थी। इतनी खेती की कि हाँ उनका भाई अपना पेट भर जाए, है ना, जरूरतें पूरी हो जाए। इसलिए वहां पे कोई केंद्रीय सत्ता उभर के सामने नहीं आया, कोई राजा वगैरह उभर के सामने नहीं आए जो कि उनके ऊपर नियंत्रण रखे, कोई रूल मतलब बनाने की कोशिश करे। ऐसा कोई केंद्रीय सत्ता देखने को नहीं मिलता है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच में, क्योंकि वो पूरे जमीन को अपनी सबकी जमीन मानते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मारकाट या फिर संघर्ष उनके यहाँ पे जमीन वगैरह का कोई मुद्दा था ही नहीं। जमीन को लेकर वहां पे कोई मुद्दा रहता ही नहीं था। यहाँ की खासियत यही थी। देखो आगे देखो क्या लिखा है इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती है। मतलब कभी कभी छोटे मोटे नोकझोंक होते थे, परंतु कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण को लेकर कोई मुद्दा ही वहां पे नहीं था भाई। जमीन के नियंत्रण को लेकर कोई मुद्दा नहीं था। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। भाई ये आपस में क्या करते थे? दोस्ती बना के रखते थे, है ना। अच्छे संबंध, रिलेशन बनाने पे ध्यान देते थे। ये नहीं कि जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था भाई। यहाँ पे अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल हो जाती थी। ज्यादातर चीजें इनको उपहार में मिलती थी क्योंकि एक दूसरे को उपहार देना बहुत पसंद करते थे। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। देखो अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करते थे लेकिन लिखते नहीं थे। लिखने का जो परंपरा है यहाँ पे विकसित उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, उनका विश्वास क्या था कि समय की गति चक्रीय है। मतलब समय का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। मतलब उनका मानना यह था कि भाई हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे में क्या करेंगे, चीजों को ट्रांसफर करते रहेंगे।
अब आज हमारी जो पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर होगा, फिर आगे आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। देखो यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे, है ना, खूबसूरत कपड़े बुनते थे। कारीगर मतलब कि हाथों से बहुत अच्छी चीजें बना लेते थे, और कपड़े बुनने की कला बहुत अच्छी थी इनके पास। वे धरती को पढ़ सकते थे, मतलब कि धरती को पढ़ के बहुत सारी चीजें अनुमान लगा सकते थे, तारे मंडल, सौर मंडल, इन सब चीजों का भी विश्लेषण कहीं ना कहीं कर पाते थे। जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह से समझ सकते थे जैसे ही पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजों को पढ़ के चीजों को समझते हैं। जैसे जलवायु की बात कर लो, जलवायु परिवर्तन की बात कर लो, हम साइंस में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये आसानी से उन सब चीजों को समझ पाते थे। तो ये इनकी खासियत थी, ठीक है जी। तो ये मूल निवासियों के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा है भाई, सारी चीजें समझ में आ रही है। एक चीज और आप और कर सकते हो, अपने साथ नोटबुक रखे और चीजों को नोट डाउन करते हुए चले, है ना। जरूरी नहीं कि मेरी इस पीडीएफ को ही लेना है, आप खुद से अगर नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा करोगे आप, है ना, क्योंकि वो एक मेहनती, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की निशानी है। बाकी आप आ रहे हो एग्जाम के टाइम पे बस वीडियो देख के निकल जा रहे हो, तो भाई फिर तो आप मेहनती तो नहीं हो भाई, मैं मेहनती नहीं मान सकता आपको, क्योंकि आप सिर्फ अपना मतलब काम चला रहे हो, काम चला हो गया वो चीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपियों से मुकाबला, यूरोपियों से मुकाबला मतलब कि यूरोपीय लोग अब यहाँ पे आते हैं और किस तरीके से उनके बीच में संबंध बनते हैं, संबंध किस तरीके से खराब होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी एक बार फटाफट रीड करेंगे और आपको एक एक करके चीजें समझाएंगे। तो 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी से भरा है ना। बहुत ही मेहनत के बाद जब यूरोपीय लोग, लगभग 2 महीने का समय लगता था वहां पहुंचने में, तो 2 महीने की कठिन यात्रा करने के बाद जब वो उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो वहां देख के उनको सुकून मिला कि भाई उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी है ना, उनका मिजाज दोस्ताना पूर्वक है, वो हमारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। बहुत खुश हुए, बहुत मजा आया उनको, ठीक है। आगे देखो देखो क्या लिखा है कि दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, है ना। जैसे दक्षिण अमेरिका में जो स्पेनिश गए थे या यूरोपीय गए थे तो वो सोने चांदी की प्राप्ति के लिए गए थे, लेकिन उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे किस लिए आए थे, मछली और रोएदार खाल के लिए आए थे भाई। इसमें ज्यादा दिलचस्पी थी इनकी, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, थोड़ा और दक्षिण में जाओगे, दक्षिण में एक राज्य है मिसिसिपी पढ़ेंगे, मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से यहाँ पे जमा होते हैं, है ना। ये मिसिसिपी जो एक जगह है वहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं ना। इसका मकसद, अब ऐसा ही ये एक साथ इकट्ठा क्यों होते थे उसका मकसद भी यहाँ पे बता रखा है कि इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते हैं, या ऐसे खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं है ना। यहाँ पे मूलवासी इकट्ठे होते थे और उन चीजों का आदान प्रदान करते थे जो कि किसी मान लो कबीले में नहीं हो रहा है, किसी समुदाय के पास नहीं है, कि उस चीज की कमी है, तो उसका आदान प्रदान करते थे एक साथ मिलके, मिलजुल के, ठीक है जी। आगे आओ, देखो स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोगों ने वहां के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, ठीक है, या फिर शराब वगैरह जो है वो सारी चीजें दे दी, ठीक है। लोहे के बर्तन और बंदूक, हाँ एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, बंदूक भी दे दिया, क्योंकि बंदूक से वो जानवरों को आसानी से मार सकते थे, जानवरों को मारना आसान हो जाता। तीर धनुष से उतने अच्छे से नहीं मार सकते थे, लेकिन बंदूक से जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। ये सारी चीजें उन्होंने, यूरोपीय लोगों ने क्या किया, वहां के मूल वासियों को दे दिया, कंबल दे दिए, लोहे के बर्तन वगैरह दे दिए, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो मिट्टी के जो पात्र थे उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और बंदूक वगैरह दे दिया जिससे कि शिकार कर सकते थे। इसके अलावा नशेड़ी बना दिया भाई इनको, ये यूरोपीय लोगों ने शराब दे दिया, शराब का नशा लगा दिया इनको, और इसका बेनिफिट उनको मिला। जब यूरोपीय लोगों को अपनी बात मनानी होती थी तो वो शराब पिला देते थे, और नशे में भाई झूम रहा है बंदा, जो मूलवासी है टूल हो रखा है नशे में,
तो जाहिर सी बात है कि नशे में तो मान ही लेगा उनकी बात। तो इस तरीके से क्या था कि शराब का इस्तेमाल करते थे लोगों से, मूलवासियों से अपनी बातों को मनवाने के लिए। उसी के बारे में नीचे आपका ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। एक चीज और, हाँ, यूरोपीय लोगों से मूलवासियों ने क्या किया, तंबाकू का जो आदत है वो ग्रहण कर लिया भाई, तंबाकू बनाना सिखा दिया। लावा हो भैया। हाँ, हमारे बिहारी भाई जो है वो इस तरीके से, बिहारी भाई लोग तंबाकू बना के खूब खाते हैं ना। लावा हो चुन्ना लावा तनी। तो आदत लगा दिया तंबाकू की, किसको, अंग्रेजों को, मतलब यूरोपीय लोगों को, वहां के मूलवासियों ने तंबाकू की आदत लगा दी। तो ये पॉइंट, यही सारे पॉइंट आपको इसमें लिखे हुए थे। कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन असली पॉइंट तो अब शुरू होगा भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, इसी तरीके से आपके पेपर में पॉइंट बनेगा कि मूल निवासी यूरोपीय लोगों से नाखुश क्यों थे। जब यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका के मूलवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर नाखुश क्यों थे, ऐसा क्या कारण था। ठीक है, 3 नंबर के लिए भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले 3 मार्क्स में आ सकता है, बाकी स्टेट बोर्ड वाले देख लेना भाई 4 मार्क्स में भी आ सकता है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। देखो पॉइंट क्या बताएंगे हम, मूल वासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। अब मान लो मूलवासी ने यूरोपीय लोगों को कुछ दिया, तो उनके लिए क्या होता था, वो दोस्ती का उपहार होता था, वो दोस्त समझ के देते थे। लेकिन यूरोपीय लोग तो भाई इसको कुछ अलग ही समझते थे। देखो यूरोपीय लोगों के लिए क्या था, दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली, रोएदार खाल माल थे। क्या थे, माल, है ना, जिनको वो बेच सकते थे और बेचकर मुनाफा कमा सकते थे। तो इनके लिए माल थी, ऐसे माल जिसको बेचकर वो यूरोप में बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। अब देखो यूरोप में क्या था कि इन चीजों की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इनकी जो रेट, जो कीमत है, वो साल दर साल कमता घटता रहता था। लेकिन इस चीज का उनको जरा भी नॉलेज नहीं था, यूरोप के बाजार का उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि भाई यहाँ बाजार में, यूरोपीय बाजार में ये यूरोपीय लोग इन सामान को बेच के बहुत मुनाफा कमा रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, है ना। तो ये चीज वहां पे यूरोपीय लोगों को भाई, मतलब यूरोपीय लोगों के बारे में वहां के मूल वासियों को ये बात पता नहीं था कि ये रोएदार खालों को बेच रहे हैं माल समझ के और बहुत मुनाफा कमा रहे, बहुत प्रॉफिट कमा रहे। देखो आगे देखो, उनके लिए भाई मूलवासियों के लिए सब क्या था, पहेली था, ये सब पहेली था, पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान दे देते थे, कभी कभी तो भाई यूरोपीय लोग उनको, उनके मतलब मान लो किसी जानवर का खाल दिया मूलवासी ने किसी अंग्रेज को, तो अंग्रेज ने कभी कभी भाई बहुत सारी चीजें दे दी, भाई ले भर दिया पूरा, और कभी कभी कुछ नहीं दिया, है ना। तो ये चीज बहुत ही मतलब उनको बुरा लगता था। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी थे भाई, यूरोपीय लोग लालची थे और उन्होंने अपने लालच के चक्कर में भाई बहुत सारे जो उद्बिलाड़ थे, है ना, उद्बिलावों को मार दिया। जो बाइसन थे और जंगली भैंस थी, उनको बहुत ज्यादा संख्या में मार दिया, ठीक है। तो उनको पता था, फिर जो मूलवासी थे उनको यह एहसास होने लग गया कि ये जो विध्वंस यूरोपवासी मचा रहे हैं ना हमारे एरिया में, इस विध्वंस का बदला ये जानवर लोग भी जरूर लेंगे, जानवर इस विध्वंस का बदला हमसे जरूर लेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मूलवासी बहुत ज्यादा नाखुश थे, बहुत ज्यादा नाराज थे यूरोपीय लोगों से, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया भाई सबको, सब कुछ समझ में आएगा तो एक बार फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना। किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, रोशन भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आया, एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में। आगे कोई वीडियो लेके आऊंगा तो वहां पे आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार, जैसे आप ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप देखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है भाई, ये उत्तरी अमेरिका का मैप नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं एक चीज और, कि आपको पता है कि 2 महाद्वीप है हमारे पास, है ना। अमेरिका नाम का 2 महाद्वीप है। कौन से 2 महाद्वीप है भाई, एक है आपका उत्तरी अमेरिका, है ना जी, एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एक है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों महाद्वीप है भाई। लेकिन यूएसए एक देश है, यूएसए एक अलग देश है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त
राज्य अमेरिका। ठीक है जी। तो ये अलग देश है, ये देश है जो कि किस महाद्वीप में आता है? ये आता है उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। दक्षिणी अमेरिका एक अलग महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में आपको पता है कि एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप दिखाया गया है। यहाँ पे आप जो मैप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है। ठीक है भाई, यूएसए का मैप है ये। देखो ये मैप, इंपॉर्टेंट लोकेशन आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इधर आपको एक आध लोकेशन, हाँ जॉर्जिया, जॉर्जिया प्रांत बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फ्लोरिडा, ये आपको फ्लोरिडा का लोकेशन दिख रहा है। ठीक है। मिशिगन, आपका ये मिशिगन का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपने मैप में भी पूछा जाता है। न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क है। पेंसिल्वेनिया है। ठीक है। तो ये सारे लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं मैप के लिए, मैप में पूछा जाता है इसमें से। चलो देखो, तो यहाँ पे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। देखो जी, देखो, समझो जी, समझो क्या लिखा है कि जिन मुल्कों को हम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए हैं, है ना। 18वीं सदी के अंत में ये जो कनाडा है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है वो वजूद में आए। उससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था, ये अस्तित्व में ही नहीं थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। स्टार्टिंग में इनके पास बहुत ही कम एरिया था भाई, बहुत ही कम एरिया में सिमटे हुए थे। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले एरियाओं में काफी ज्यादा इजाफा किया। लगभग 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने एरियाओं को बढ़ाया, अपने एरियाओं को फैलाया, बहुत सारे एरियाओं पे उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। देखो जी, देखो कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू में आ सकता है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों को खरीद की और उन्होंने दक्षिण जैसे कि उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, है ना, दक्षिण में फ्रांस से लुइसियाना परलेज, ठीक है, लुइसियाना परलेज जो एरिया है वो खरीदा। रूस से अलास्का का एरिया खरीदा था। रूस से क्या खरीदा भाई, कौन सा एरिया खरीदा था? अलास्का का एरिया खरीदा था, है ना। साथ ही साथ उसने युद्ध में भी बहुत सारी जमीनों को जीता था, बहुत सारी जमीनों को जीता था। जैसे कि दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया था। ठीक है, मैक्सिको से दक्षिणी आप संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा देखते हैं तो वो किससे जीता गया था? मैक्सिको से जीता गया था। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदगी ली जाए। ठीक है, मतलब कि जो इन एरियाओं को अमेरिका में शामिल किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किया गया, वहां के जो मूल बाशिंदे थे उनकी क्या स्थिति थी, उनके ऊपर क्या बीता, इन सारी चीजों का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा। ठीक है जी, तो बस इसमें थोड़ा सा संयुक्त राज्य संघ के विस्तार के बारे में पॉइंट्स बता रखे थे। अब आओ आगे, जरा आगे मैं कुछ पॉइंट्स आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरीके से यूरोपीय लोग जो थे यूरोप को छोड़ के अमेरिका शिफ्ट होते थे, परमानेंट शिफ्ट हो जाते थे, है ना। ऐसे क्या कारण थे, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का जो रवैया था वो मूल निवासियों से अलग था। ठीक है, जमीन, आपको पता है कि जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मूलवासी थे वो जमीन को कुछ नहीं समझते थे, है ना। वो जहां मर्जी रह रहे हैं, जहां मर्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं। लेकिन जो यूरोप के लोग थे उनके लिए जमीनें बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखो, ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी, ब्रिटेन और फ्रांस से जो कुछ प्रवासी आए थे, जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। अब यूरोप में क्या था, एक रूल था कि भाई छोटा बेटा है तो उसको जमीन पे उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, है ना। और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिका भागे। ठीक है, तो वहां पे जाके वो आसानी से मूल निवासियों को विस्थापित कर सकते थे और उनकी जमीन पे कब्जा कर सकते थे, क्योंकि इनके पास हथियार है, बंदूक है, मारकाट मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। तो एक तो भाई कारण ये था, यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिटेन और फ्रांस के जो छोटे लड़के थे, लाडले थे, वो सारे भागा यहाँ पे। इसके अलावा देखो, बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथों चली गई थी और वे ऐसी जमीन चाहते थे जिससे अपना कह सके। मतलब जो जमींदार वगैरह थे जमींदारों ने क्या किया, यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे उनके जमीनें किसके हाथों में चली गई? बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी,
है ना। तो इस वजह से वो जमीन से बेदखल हो गए थे, तो वो भी यहाँ भाग के आ गए। कहाँ? अमेरिका भाग के आ गए, क्योंकि यहाँ पे जमीनों पे कब्जा करके उस जमीन को अपना कह सकते थे। अगला पॉइंट देखो, पोलैंड। पोलैंड की बात करें, ये भी यूरोप में आता है, आपको पता है। तो पोलैंड से आए लोगों को जो प्रेरी चारागाह होती है, मतलब जो ये भी एक तरीके से समतल और ऊबड़ थोड़ा सा प्लेन ऊबड़ खाबड़ कह सकते हैं, ऐसे ऐसे घास के मैदान। एक तो होता है स्टेपिस घास का मैदान, स्टेपिस घास का मैदान एकदम समतल होता है, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होगा, प्रेरी जिसको हम बोलते हैं, है ना। काम करना अच्छा लगता था। जो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको हम प्रेरी ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेरी बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है। तो पोलैंड से जो लोग आए उनको प्रेरी घास के मैदान में काम करने में बहुत मजा आता था, है ना, क्योंकि इससे उनको अपने स्टेपिस घास के मैदान की याद दिलाती थी ये सारी चीजें, मतलब अपनापन लगता था। तो यहाँ पे काम करने के लिए भी बहुत सारे जो यूरोपीय थे वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोपियों का संख्या जो है वो अमेरिका में लगातार बढ़ता गया। देखो, तो यहाँ पे जैसे यूरोपीय लोगों का आगमन होता है, उन्होंने जमीन की क्या की? सफाई की, खेती का विस्तार किया, और उन्होंने ऐसी फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, और इसलिए वहां उन्होंने ऊंचे मुनाफे पर बेच सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? जो यूरोपीय लोग यहाँ पे आए, उत्तरी अमेरिका में आए, उन्होंने ऐसे फसलें उगाई जिसको वो यूरोपीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा सकते थे, बहुत भारी पैसा कमा सकते थे। तो ऐसी फसलों को उन्होंने उगाया। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों से और जंगली जानवरों, भेड़ियों से और जो पहाड़ी शेर है उनसे बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया कर दिया। सारे जानवर, जो जंगली जानवर थे, उनको मार दिया, उनका शिकार कर लिया भाई। और 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगे। देखो यहाँ पे एमसीक्यू में आ सकता है भाई ये क्वेश्चन। 1873 में क्या हुआ? कटीले तारों की खोज हो गई, तो इससे वो आसानी से अपने खेतों को सुरक्षित रख सकते थे इन जंगली जानवरों से, है ना जी। चलो आगे बढ़ो। देखो, घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफी गर्म थी, है ना। जो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग था, वहां के एरियाओं में मतलब उनके लिए बाहर जाके काम करना बहुत ही मुश्किल था। तो और दक्षिणी अमेरिका उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो गए थे। रुक जाओ एक मिनट। मतलब जो दास बना, जिन मूल निवासियों को दास बनाया गया था वो बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए थे, है ना। इस बात का अनुभव उनको पहले से था, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में उन्होंने पहले नियंत्रण स्थापित किया था यूरोपीय लोगों ने। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे, है ना। उन्होंने क्या किया? मूल वासियों को दास नहीं बनाया, बल्कि अफ्रीका से दासों को खरीदा, दासों को मंगाया। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीका से जो दास आए थे ना भाई, उनके देखो, जो अफ्रीका से जो दास आए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, वे और उनके बच्चे दास ही रहे। क्योंकि आपको पता है कि 1861 में क्या होता है? 1861 में अमेरिका में होता है गृह युद्ध, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है भाई? गृह युद्ध होता है ना। गृह युद्ध होता है। तो गृह युद्ध के बाद क्या होता है कि वहां पे दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। 1865 में गृह युद्ध खत्म होता है, तो वहां पे दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वे जो कानून दास प्रथा के खिलाफ बनाए गए थे, वो अफ्रीका से जो दास लाए गए थे ना, उनके ऊपर लागू नहीं होता, और उनके बच्चे बाद में भी दास बने रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे बता रखा था, ठीक है। जो भी चीजें काम की थी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एनसीईआरटी बुक में भी यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। मूल बासिंदों को उनके जमीन से बेदखल कैसे कैसे किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण बताया यूरोपीय लोगों ने, उसके बारे में इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। और ये भी टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और आपको एक एक करके सारी चीजें मैं समझाता चलूंगा। देखो, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत करने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित और बाध्य किया गया, मतलब मजबूर किया गया उनको। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जमीनों की बिक्री शुरू हुई, यूरोपीय लोग आए, जमीनों को खरीदते गए, तो मूल वासियों से क्या होता था? उनसे हस्ताक्षर करवा लिया जाता था पेपर पे, और फिर उनको उनके जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उनको वहां से जाने के लिए मजबूर किया जाता था, है ना। उन्हें दी गई जमीन की कीमत बहुत ही कम होती थी,
और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद, अच्छा ठीक है, अमेरिकियों ने धोखे से उनके ज्यादातर जमीनें ले ली और पैसे देने के मामले में उनसे क्या किया भाई, धोखाधड़ी किया, है ना। बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो कि जबरदस्ती उनसे ले ली, या फिर जब पैसे देने की बारी आती थी तो उसके मामले में उन्होंने धोखाधड़ी किया बहुत सारे मूलवासियों के साथ, है ना। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे, और ये जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया का एक एग्जाम्पल है चिरोकी कबीला के बारे में, ठीक है। जो उच्च अधिकारी होते थे ना वहां के संयुक्त राज्य अमेरिका के या फिर अमेरिका के, वो इस चीज को बुरा नहीं मानते थे और इसका विरोध नहीं करते थे। अब देखो एक चिरोकी कबीला के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जॉर्जिया देखो जॉर्जिया क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करूं, यूएसए की बात करूं तो वहां पे लगभग 50 राज्य है। 50 राज्य में से जॉर्जिया भी एक राज्य है, ठीक है। यहां के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीले राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि चिरोकी कबीला जो है उसके ऊपर राज्य के कानून तो लगेंगे, राज्य के कानून के अनुसार ही चलेगा चिरोकी कबीला भाई, लेकिन यहां पे उनको क्या है, नागरिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये कैसा भेदभाव भाई, राज्य में है, राज्य में शामिल है, वहां पे सारे कानून, संयुक्त राज्य अमेरिका के सारे कानून लागू हो रहे हैं, लेकिन उनको नागरिक संबंधित अधिकार नहीं दिए गए थे, ठीक है। देखो चिरोकी कबीले की बात करूं तो चिरोकी कबीला एक ऐसा कबीला था, मूल निवासियों का एक ऐसा कबीला था जिसने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी थी, ठीक है। अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे पहले कोशिश इन्होंने ही की थी, और इनको ही नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया, ठीक है। तो ये भेदभाव था इनके साथ, बहुत बड़ा भेदभाव कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सभ्य होने की कोशिश की, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, वहां की जीवन शैली को भी अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको नागरिक संबंधित अधिकारों से वंचित रखा गया था। आगे देखो 1832 में क्या होता है, संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीले एक विशिष्ट समुदाय है। चिरोकी कबीला क्या है, एक विशिष्ट समुदाय है, मतलब इनको विशेष अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। विशिष्ट समुदाय है और इनकी उसके स्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामले में संप्रभु संपन्न है, ठीक है। तो वहां के मतलब न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाया कि भाई वहां पर जॉर्जिया मतलब जो जॉर्जिया का जो कानून है वो लागू नहीं होता है, और वो अपने मामले को सुलटाने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन इस बात का विरोध होता है भाई, इस बात का बहुत जगह में विरोध होता है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, देखो यहाँ पे संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का नाम दे रखा है एंड्रिक जैक्सन, ठीक है। तो जैक्सन जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी। देखो इनकी छवि, जैक्सन की छवि कैसी थी, जो कि आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव होता है लोगों के साथ, उसके खिलाफ लड़ने वालों में थी। लेकिन इंडियंस का मामला आने पर बिल्कुल पलट गए। जब मूलवासियों की बात आई ना, मूलवासियों के अधिकार की बात आई, चिरोकी कबीले के अधिकार की बात आई, तो पूरी तरीके से ये बंदा जो था वो पलट गया है पूरी तरीके से। देखो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया। जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया था उनके मानने से इनकार कर दिया, और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दिया। देखो भाई क्या बंदा था ये, है ना। अपने आप को मतलब जो आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले के रूप में व्यक्त करता है, लेकिन इसने क्या किया, जो चिरोकी कबीले हैं वहां के लोगों को, वहां के मूलवासियों को वहां से खदेड़ने के लिए फौज भिजवा दी, आर्मी का प्रयोग किया उसने, ठीक है। और इसकी वजह से देखो यहाँ पे आगे बहुत ही इमोशनल पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से लगभग 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया। लगभग जो 15,000 चिरोकी कबीले के लोग थी उनको उनके एरिया से हटने के लिए कहा गया, और इसमें 1/4 अपने आंसुओं की राह जो उन्होंने यात्रा किया, लंबी यात्रा की, उसको हम आंसुओं की राह बोल देते हैं ना। जो लंबी यात्रा की, उनको जब भगाया गया वहां से, उनके एरिया से लगभग 15,000 लोगों को, तो आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। बहुत सारे लोग इसी में मर गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि
मतलब जो नए लोगों ने, जो यूरोपीय लोगों ने या नए लोगों ने जो जमीनें खरीदी, तो वो किस तरीके से अपने आप को सही ठहराते थे, अपने आप को सही ठहराने के लिए कुछ दलीलें देते थे कि भाई मूल बासिंदे जो है वो कामचोर है, आलसी है ना, सभ्य नहीं होना चाहते, इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्किल नहीं है उनके अंदर, ऐसे तर्क देके उनको उनके एरिया से भगा देते थे। ऐसा कुछ हो रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी, है ना। देखो क्या लिखा है, मूल निवासी जमीन का अधिकांश इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे उनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए, है ना, उनके नियंत्रण में नहीं रहनी चाहिए, ऐसा दलील देते थे। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों को की आलोचना करते थे कि वे आलसी है ना, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते, बाजार के लिए फसलें उगाने में कोई भी मेहनत नहीं कर रहे, अपने कौशल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वही नंगा पुंगा घूम रहे, हुला लाला हुला लाला हुला लाला, ऐसा मतलब ऐसा आरोप लगाते थे। जो यूरोपीय लोग थे उनके जमीन पे कब्जा करने के बाद ऐसी ऐसी दलीलें देते थे कि भाई जो मूलवासी अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते, ढंग के कपड़े नहीं पहनना चाहते, है ना, बस ऐसे ही घूमना चाहते हैं नंगा पुंगा, तो ये मतलब ये बातें वो कहते थे। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वो मर्द खपने लायक है, भाई मर जाए, कहीं जाए मर जाए, मर्द खपने लायक ही है, ऐसा कुछ बातें मतलब वहां के लोग कहते थे। खेती की जमीन निकालने के लिए पेरीज साफ की गई, मतलब कि खेतों को साफ किया गया और जंगली भैंसों को मार डाला गया, जितने भी जंगली भैंस होते थे उनको मार देते थे और सारे खेत जंगल वंगल जो है उसको हटा के वहां पे खेत बना दे रहे भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, खेती हो सके। एक फ्रांसीसी ने लिखा, मतलब एक लेखक होंगे कोई, उन्होंने लिखा कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी अब लुप्त हो जाएंगे, ठीक है, ये बात उन्होंने लिखी थी। इसके बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेले जा रहे थे, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका का जो आपका पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी भाग, जैसे जैसे यूरोपीय लोग इधर से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, है ना, पूरा एरिया धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो और पश्चिम की तरफ उनको कोने में बिल्कुल धकेला जा रहा है, बिल्कुल धकेला जा रहा है, जहां क्या एरिया बिल्कुल बंजर है, जहां पे खेती नहीं हो सकती है, ऐसे एरिया में उनको धकेला जा रहा था, ठीक है। देखो उनको स्थायी तौर पर अपनी जमीनें दे दी गई थी, है ना, स्थायी तौर पे उन लोगों को जमीनें दे दी गई थी, लेकिन क्या होता था कि जब भी उन जमीन से सीसा, सोना, तेल या कोई खनिज संसाधन निकलने का मतलब भनक मिल जाता था यूरोपीय लोगों को, तो फिर उनको उन जमीनों से भगा दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े होते थे। अब कई बार क्या होता था कि 2-4 मूलवासियों को एक जमीन दे दिया, अब एक जमीन को लेके वो लड़ते रहते थे हमेशा, तो ये सारे संघर्ष उनके जीवन में चल रहा था। मूल निवासियों को क्या किया गया, छोटे इलाके में कैद कर दिया गया, जिसे रिजर्वेशन या फिर आरक्षण कहा जाता था। ये ऐसा मतलब आरक्षण ये मूल वासियों के लिए आरक्षित भूमि थी, यहीं पे इनको रहना था, बाकी पूरा एरिया इनसे छीन लिया गया और कुछ एरिया को मूल वासियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, है ना, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। ये ऐसी जमीनें होती थी जिसके साथ साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं था, ये बिल्कुल नई जमीनें होती थी, मूलवासियों के लिए बिल्कुल नई जमीनें होती थी, पुराने जमीनों से इनका कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दिया होगा। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था, ठीक है, मतलब बहुत संघर्ष हुआ, मूलवासियों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, मतलब बहुत लड़ाई की, विद्रोह किया। और इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि बहुत सारी मतलब एक विद्रोह का एक दौर चला था, उस दौर का सामना करना पड़ा अमेरिकी सेना को, ठीक है जी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने मतलब हल्के में नहीं छोड़ दिया अपनी जमीनों को। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच में मैटिसियो के सशस्त्र विद्रोह हुए थे। जो मैटिसी जो थे मतलब एक तरीके से वहां के मूल निवासी होंगे, है ना, मूल निवासी, तो उनका मतलब विद्रोह हुआ था। लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी, मतलब बहुत सारे मूलवासियों को तो भाई यूरोपीय वासियों ने मार दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो हार मान ही लेंगे, तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। अब भाई अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोहर लगा दो पेपर के लिए, फिक्स है ये टॉपिक, हर बार आता है, बार बार आता है, हर बार पूछा जाता है। और टॉपिक क्या है, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, है ना। गोल्ड रश के बारे में समझेंगे और गोल्ड रश का क्या प्रभाव रहा उसके बारे में हम समझेंगे। गोल्ड रश क्या था
और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले गोल्ड रश की परिभाषा दी हुई है। गोल्ड रश क्या था, देखो होता क्या है कि 1840 में ना, देखो पूरा मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे क्या है, सोना है ना। ये उम्मीद पहले से, बहुत पहले से ये मतलब अनुमान लगाया जाता था कि उत्तरी अमेरिका के धरती के नीचे क्या है भाई, गोल्ड है, सोना है। अब होता भी ऐसा है, 1840 में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। कैलिफोर्निया एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो कैलिफोर्निया में क्या होता है, सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। अब 1840 की बात है, कब हुआ, कब मिला सोने का चिन्ह, 1840 में। जब इस बात का पता यूरोपीय लोग लगा तो भाई यूरोपीय लोग धड़ाधड़ भाग के आ गए, कहा कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। उनकी संख्या और बढ़ गई। जब सोने की खबर मिल गई तो भाई धड़ाधड़ आ रहे संख्या बढ़ती गई, और है ना, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, चुटकियों में अपना तकदीर बदलने के लिए ये सारे लोग जो है वो अमेरिका पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है अब कुछ परिणाम होंगे। क्या परिणाम रहा भाई, गोल्ड रश का परिणाम क्या रहा, तो देखो सबसे पहले इसके चलते पूरे उपमहाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, है ना। और इसके लिए चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई, चाइना से बहुत सारे श्रमिक बुलाए गए इसमें काम करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल का काम जो है 1870 में पूरा हुआ, और कनाडा की रेलवे का काम जो है 1885 में पूरा हो गया था। 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिका में और 1885 में कनाडा में। खेती का विस्तार होता है भाई, गोल्ड रश की वजह से खेती का विस्तार होता है, और बहुत सारे नए नए उद्योग धंधे भी विकसित किए जाते हैं, है ना। तो ये गोल्ड रश के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। गोल्ड रश के बारे में आता है भाई, है ना। कई बार ये 8 नंबर में भी आ चुका है क्वेश्चन, 8 नंबर में भी आ चुका है, और 3 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड वाले भाई। और बाकी स्टेट बोर्ड वाले भाई देख लेना, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, दोनों में, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप करके जाना, इस टॉपिक को भाई किसी भी हालत में मिस मत कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये गोल्ड रश है और ये आपका गोल्ड रश का परिणाम है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक तरफ चलते, बदलाव की लहर। मूलवासियों के जीवन में कैसे कैसे बदलाव आया, किस हिसाब से बदलाव आया, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 1928 में क्या होता है, समाज वैज्ञानिक होते हैं एक, है ना, जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है लेवाइन मेरियम, है ना। लेवाइन मेरियम के निर्देश में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। 1928 की बात है ना। क्या प्रकाशित हुआ भाई, एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये जो सर्वेक्षण है वो प्रकाशित होता है, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों के स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बहुत ही करुणामय चित्रण प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि ये जो रिपोर्ट सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट प्रकाशित होता है, तो उसमें रिजर्वेशन जो मूलवासियों के लिए रिजर्व किया गया भूमि है ना, वहां पे वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी जिंदगी बद से बदतर है, उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट को देख के बहुत सारे जो वहां के जो गोरे लोग थे, जो गोरे अमेरिकी थे, उनके मन में कहीं ना कहीं सहानुभूति जागी। देखो क्या लिखा है, गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति इस रिपोर्ट को देखने के बाद सहानुभूति जागी, जिन्होंने अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जा रहा था, और साथ ही साथ नागरिकों के लाभों से भी, नागरिक संबंधित जो अधिकार थे, नागरिकता संबंधित जो अधिकार थे, उनके उस लाभों से भी उनको वंचित किया जा रहा था, ठीक है। तो गोरे लोगों को भी मतलब एहसास होने लगा था कि हाँ भाई, उनको नागरिकता संबंधित अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। देखो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1934 में क्या होता है, एक एक्ट पारित किया जाता है। देखो 1934 में क्या होता है, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होता है ना, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में, जो रिजर्वेशन वाला जो एरिया था, उसमें मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हो गया, ठीक है। मतलब कि जमीन खरीद सकते थे, अपने नाम पे जमीन करवा सकते थे और ऋण भी ले सकते थे। 1950 से 60 के दशक में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, है ना। मुख्य धारा में शामिल होंगे मतलब उनको जो विशेष अधिकार दिया गया था उसको खत्म किया गया ताकि वो मुख्य धारा में आ जाएंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपना लेंगे। लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं चाहते थे, मूल निवासी ऐसा नहीं चाहते थे, है ना, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भाई उनकी संस्कृति बरकरार रहे, उनकी संस्कृति को कोई हानि ना पहुंचाए, उनके जंगलों से, उनकी जमीन से उनको कोई बेदखल ना करे, ऐसी इनकी ख्वाहिश थी मूल बासिंदों की।
देखो आगे अगला पॉइंट क्या दे रखा है, 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। मतलब ये कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, मतलब कुछ एक समझौता रहा होगा, है ना। इस पे उन्होंने क्या किया, इस शर्त को उन्होंने मान लिया, इसमें जो भी शर्त सुझाई गई थी उसको इसलिए मान लिया क्योंकि वो एक शर्त रखे थे कि भाई वो उनकी मतलब जो सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है, उनकी परंपरा में दखलंदाजी नहीं करेगी, उनके जनजीवन में और रिजर्वेशन वाली जो भूमि है उनसे नहीं छीनेगी। कुछ ऐसी चीजें हम कनाडा में भी देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें कनाडा में भी हुआ। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवादों की पूरी एक श्रृंखला आयोजित कर दी। जब सरकार ने फैसला सुना दिया कि आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता नहीं देने वाली है, तो वहां पे सुसंगठित तरीके से मूलवासियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़नी शुरू की। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव के दौर है। इन संघर्षों के माध्यम से उनको जो अधिकार आज मिले हुए हैं, इन संघर्षों के माध्यम से ही मिले हुए हैं, है ना, इन बदलावों के माध्यम से ही मिले हुए हैं। ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, पेपर में नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ते ना भाई, घर चक्कर हो जाता है आपका, समझ में नहीं आता एनसीईआरटी बुक में, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की आपको, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गया होगा। चलो जी चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया का टॉपिक रहेगा, ठीक है। आओ मैप से शुरू करते हैं। यहां पे आप सभी को ऑस्ट्रेलिया का मैप देखने को मिल जाएगा। देखो ऑस्ट्रेलिया के मैप में कुछ मुख्य शहर आपको ऊपर डार्विन देखने को मिलेगा, ये पर्थ है, पर्थ, एडिलेड, है ना, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। तो ये मुख्य शहरें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके मैप में। मैप के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैप रहेगा। पेपर में जो 5 नंबर का मैप आता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 4-5 लोकेशन है। कैनबरा आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, याद रहेगा सबको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ के मूलवासियों की हम बात करते हैं, किस तरीके से आए, कहां से आए, उसके बारे में बात करते हैं। देखो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव इतिहास जो है वो काफी लंबा है। यहाँ का भी मानव इतिहास काफी लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिनको हम एबोरिजिनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबोरिजिनीज, है ना, एबोरिजिनीज, है ना। यहाँ के मूलवासियों को हम क्या बोलते हैं, एबोरिजिनीज बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में लगभग आज से 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ठीक है जी, कब आए थे, 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे यहाँ पे। और ये कहां से आए थे, न्यू गिनी से आए थे। एक भू सेतु है ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ, एक भू सेतु है जिसका नाम है न्यू गिनी। न्यू गिनी से ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम की चीजें है बहुत ज्यादा। मूल निवासियों की अपनी परंपरा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे। मूल निवासियों की जो अपनी परंपरा है उसके हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया में आए नहीं है कहीं से, बल्कि स्टार्टिंग से ही यहीं के हैं भाई, यहीं के निवासी है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है जी। देखो 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के लगभग 350 से 750 तक समुदाय थे। लगभग 18वीं सदी के आखिरी तक हम देखते थे कि इनकी समुदाय की संख्या लगभग 350 से लेकर 750 के बीच में। हर समुदाय की क्या होती थी भाई, अपनी भाषा होती थी, है ना। इसमें से 200 भाषा आज भी बोली जाती है वहां पे, देख लो 200 भाषा आज भी वहां पे बोली जा रही है। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है और इसे टॉरस स्टेट टापुवासी कहते हैं, है ना। देसी लोगों का एक विशाल समुदाय कहां रहता है, उत्तर में रहता है, उत्तर एरिया में रहता है। देखो अगर ऑस्ट्रेलिया की आप बात करोगे ना, ऑस्ट्रेलिया के मैप को आप अगर देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका ज्यादातर जो एरिया है, ज्यादातर जो आबादी है, ये 4-5 जो शहर है ना, ये सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है, एडिलेड है, पर्थ है और डार्विन है। इन एरिया में रहती है। बाकी पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, रेगिस्तानों से भरा हुआ है ना। यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। इन्हीं 5-6 शहर जो है, इसी में पूरा जो ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है यहीं पे निवास करती है, समुद्र किनारे निवास करती है। कहां पे थे हम, तो टॉरस स्टेट जो टापुवासी है, इनके लिए एबोरिजिनी शब्द इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि हम मानते हैं कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं, है ना।
ठीक है, ये क्या क्या मानते हैं, एबोरिजिनीज शब्द का जो इस्तेमाल है इनके लिए नहीं होता है, क्योंकि ये अलग नस्ल के हैं और अलग से आए हैं ना, ऐसा माना जाता है। देखो 2005 में क्या हुआ, कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.5% हिस्सा थे। 2005 तक ये जो थे, आई थिंक मेरा एबोरिजिनीज की बात कर रही है। एबोरिजिनीज शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं और से आए थे और एक अलग नस्ल के हैं, है ना। जो टॉरस स्ट्रेट टापुवासी थे वो किसी और नस्ल का मानते अपने आप को और कहीं और से आए थे, ये बात कहते हैं। और 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का लगभग 2.5% है। ये आपका टॉरस स्ट्रेट टापुवासी की बात हो रही है, लगभग 2.5% यहाँ पे रहे होंगे, है ना। 2005 तक उनके बारे में बात हो रही है। देखो ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्या है, बहुत ज्यादा छितराई हुई है। छितराई हुई मतलब एक जगह पे या घनी आबादी वाले एरिया, पूरा देश घनी आबादी वाला एरिया नहीं है। और आज भी वहां के ज्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, क्योंकि बीच का एरिया जो है शुष्क मरुस्थल एरिया है ना। वहां पे मतलब जंगल वगैरह है या शुष्क मरुस्थल है, तो इस वजह से लोग वहां पे निवास नहीं करते हैं, ज्यादातर समुद्र तट पे ही रहते हैं, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकार मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्ते का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। वही संघर्ष होता है, वहां पे मारकाट मचता है, उनके जमीनों से बेदखल किया जाता है और उनके जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है, वही सारी बातें। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको इस टॉपिक में नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के टॉपिक में हमने पढ़ लिया है, तो ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो हालांकि इसकी शुरुआत लगभग 300 साल बाद हुई, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया पे जो कब्जा करने की बात कर रहे हैं या फिर उनके जमीनों पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका के लगभग 300 साल बाद ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरा मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहितपूर्ण है। मतलब कि स्टार्टिंग में जब कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, भाई कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज की, सबसे पहले वही क्या था। तो कैप्टन कुक ने यह बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी भी क्या है, दोस्ताना पूर्वक व्यवहार रखने वाले हैं भाई, मतलब कि वो भी दोस्ताना पूर्वक व्यवहार रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या होता है, हवाई एक जगह है, हवाई में क्या होता है, एक मूलवासी द्वारा कैप्टन कुक की हत्या कर दी जाती है, तो ये धारणा पूरी बदल जाती है और पूरे मतलब एरिया में, पूरे यूरोप में ये बात फैला दी जाती है कि यहाँ के जो मूलवासी है वो कहीं ना कहीं उग्र है और मतलब मारकाट में विश्वास करने वाले हैं, ठीक है, हिंसक है। हिंसक इनको दर्शाया गया, हिंसक व्यवहार को सिद्ध करने की कोशिश की गई यूरोप में, ठीक है जी। देखो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जो कैदियों को बसाया गया है भाई, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर यूरोपीय कैदियों को बसाया गया, ज्यादातर यहाँ पे जितने भी यूरोपीय कैदी थे उनको बसाया गया था। देखो क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाजत दे दी गई थी, है ना। मतलब इनको कहा गया, जो कैदी थे, जो अपराधी थे, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और कह दिया गया कि आपका जो कारावास का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो उसके बावजूद भी आप इंग्लैंड लौटकर नहीं आओगे, आपको वहीं पे रहना होगा, ठीक है। तो ये शर्त को जिन्होंने माना उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गए। अपने क्षेत्र से इतने विभिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई जमीन से मूल निवासियों को निकाल कर बाहर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। ये साले खुद अपराधी थे, है ना, खुद मारकाट मचा के आए थे, तो जाहिर सी बात है कि कितना खतरनाक तरीके से वहां के मूलवासियों को काट दिए होंगे, मार दिए होंगे, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट इनको बिल्कुल नहीं हुई वहां के मूलवासियों को मारने में, वहां के मूल निवासियों को जमीन से बेदखल करने में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखा था। आजा राजधानी का चयन, आ जाओ भाई। राजधानी का चयन कैसे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वुलरविहिट गोल्ड है ना, वुलविहिट गोल्ड नाम जो है वो सुझाया गया था, ठीक है, ये सुझाव दी गई थी। अंत में इसकी राजधानी कैनबरा को बनाया गया, जो कि एक स्थानीय शब्द कैमरा से बना है। कौन से शब्द से बना है भाई? कैमरा से बना है, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। सभा स्थल मतलब समझते हो ना, जहाँ पे सभा बुलाई जाती है उसको सभा स्थल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको राजधानी के बारे में था। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
बदलाव की लहर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों के और न्यूजीलैंड के जो मूलवासी है उनके जीवन के बदलाव के लिए कौन कौन से, खास करके ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों के जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसे कैसे बदलाव हुआ है, उसके बारे में 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। 2-4 पॉइंट ही है ना, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ओहो पॉइंट खत्म ही हो रहा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं और समझते हैं, कोई नहीं, सब समझ में आ जाएगा। देखो 1968 में क्या होता है, एक समाजशास्त्री WEH सेंटर है ना ने सेंटर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंगे सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था, क्या था, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, है ना। इससे क्या हुआ, लोगों के जहन में बिजली की तरंगे दौड़ गई। ऐसा क्यों था, महान ऑस्ट्रेलियन, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी। देखो इतिहासकारों का मूल निवासियों के बारे में क्या चुप्पी थी, ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, है ना। वहां के इतिहास में जो यूरोपीय लोग जब आए तब से वहां के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, जब यूरोपीय लोगों का आगमन, उससे पहले के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता वहां की किताबों में, है ना। तो ज्यादातर वहां के लोग चुप है ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों के बारे में, उसी के बारे में था। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जो है वो जगना स्टार्ट हो गया 1970 के बाद, ठीक है। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं फिर आपको पढ़ के समझाता हूं मैं क्या है। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धति के रूप में समझना था, है ना। मतलब कि मूल निवासियों को ऐसा नहीं है कि भाई वो बस अपनी संस्कृति के लिए जाने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए, अपनी जलवायु को समझते हैं, जलवायु की रक्षा के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए हमें इनको समझना चाहिए, ऐसी बातें कही जाने लगी थी। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा सानी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था, और वह भंडार सराहने, आदर तथा अभिलेखन के योग्य था। मतलब कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि वो असभ्य नहीं है, बल्कि उनके पास इतने कौशल है कि वो अच्छे कपड़े बना सकते हैं, है ना, चित्रकारी कर सकते हैं, हस्तशिल्प का कौशल उनके पास है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और इस वजह से उनको आदर योग्य मानना चाहिए। इन सब की तरह वे जरूरी सवाल था जिससे आगे चल के हेनरी रेनॉल्ड्स ने क्या पढ़ेंगे भाई इसको, रेनॉल्ड्स, है ना, हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाइट वंडर वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, हमें बताया क्यों नहीं गया, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं व्हाइट वंडर वी टोल्ड, उन्होंने लिखा था। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन की उस धर्रे की बदसंगना की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो इस पुस्तक में कहीं ना कहीं इसकी आलोचना की गई कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास है वो कैप्टन कुक के यहाँ पे आने से ही शुरू नहीं होता है, बल्कि इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, बहुत समय से चला आ रहा है ना जी, ये बात मतलब कहा जाने लगा। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में बहुत सारी विभागें स्थापित हो गई, जिससे कि मूलवासियों के इतिहास को पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, ठीक है। कला दीर्घाओं जैसे कि आर्ट गैलरी में देसी कलाकारों की जो भी दीर्घाएं थी, उनके जो चित्र थे, है ना, उनकी संस्कृतियों को भी जगह दी जाने लगी थी। इसके अलावा कहाँ गया भाई, कोई पॉइंट, ठीक है, यहां से पढ़ते हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं, बीच में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देते हैं उसको। देखो 1970 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ती थी, तब ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण
को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया था, है ना जी। ये बात समझ में आने लगा था कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपीय लोगों ने वहां के मूलवासियों से जो जमीनें छीनी, उसके लिए कोई समझौता पत्र नहीं था, कोई समझौता पत्र नहीं बनाया गया था, और ऐसे ही उनको उनकी जमीनों से बिना समझौता पत्र से के बेदखल कर दिया गया। और सरकार हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जमीन को, वहां की जो सरकारें थी ऑस्ट्रेलिया की जमीन को क्या कहती थी, टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस इसका मतलब क्या होता है, जो किसी की नहीं है, जो जमीन किसी की नहीं है वो है टेरा न्यूलियस, ऐसा वहां की सरकार कहती थी। और इसको मूलवासी की जमीन मानने को रेडी नहीं होती थी, मूलवासियों की जमीन इसको वहां के जमीनों को नहीं मानती थी। बस ठीक है, खत्म है भाई पॉइंट्स, इसमें यही सारी चीजें थी। आपका ये जो चैप्टर है लगभग खत्म हो चुका है। लंबा चला गया है, वैसे एक पार्ट में मैंने पूरे चैप्टर को समझा दिया है, 2 पार्ट लेने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा थक भी गया हूं, तो हो सकता है आखिर के एक आध टॉपिक आपको उतने अच्छे से ना समझा पाया हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बाकी तबाही मचा देना। मिलते फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।